हेलो दोस्तों, आज हम आपको आर्द्रता और वर्षण के चैप्टर के बारे में समझाएंगे। यह चैप्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मीन्स NIOS से लिया गया है। NIOU और ये S, ये थोड़ा स्टाइलिश हमने इसलिए आपको लिख के दिया है क्योंकि इसको बहुत कम लोग जानते हैं और जितना स्टाइलिश है उतना ही ज़्यादा ये क्या है, यूजफुल है। इस चैप्टर का जो नाम है वो आर्द्रता और वर्षण है। इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड हैं इस चैप्टर में मैंने हाईलाइट किया है, वही मेन पॉइंट्स हैं। और ये पूरा चैप्टर पूरा बुक का चैप्टर है और इसको मैंने हाईलाइट करके बताया। ये बहुत मैराथन क्लासेस लाइक रहेगा, इसलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहें और पढ़ते रहें। ये देखिए, कहते हैं वायुमंडल में जल वाष्प, हर पॉइंट्स टू पॉइंट्स बताऊंगा, बस स्क्रीन पर दिखाई पड़ ही रहा होगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं। हर जो हाईलाइटेड है उन्हीं को ध्यान से देखना है क्योंकि लंबा चैप्टर है, इसलिए आप 20-25 मिनट आराम से बैठिए और सुनिए, लेक्चर सुनिए केवल, बस। कहता है वायुमंडल में जल वाष्प। जल वाष्प क्या है? जल वाष्प वायुमंडल का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव है। वायुमंडल के एक इकाई आयतन में जल वाष्प का अनुपात 0 से 4% तक होता है। वायु में जल पदार्थ के तीनों रूपों ठोस, हिमकण, द्रव, जल बिंदु तथा गैस जल वाष्प में विद्यमान रह सकता है। जल सामान्यतः वायु में स्वाद रहित, गंध रहित एवं पारदर्शी गैस के रूप में रहता है। इस गैस को ही जल वाष्प कहते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि जल वाष्प क्या है तो आप प्लीज़ इस परिभाषा को समझा दीजिएगा उसको। फिर देखिए, कहता है सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो हाईलाइटेड है उन्हीं के ऊपर ध्यान दीजिए। वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प सूर्यातप एवं पार्थिव विकिरण के महत्वपूर्ण अंश को सोख लेती है। इस प्रकार यह पृथ्वी के तल से होने वाली उष्मा ऊर्जा की क्षति को रोकती है और पृथ्वी पर अनुकूल तापमान बनाए रखने में मदद देती है। इसीलिए जल वाष्प से हल्की सी फुव्वारे मार देते हैं तो आप देखते होंगे कितना अच्छा लगता है आपको। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। एक इकाई आयतन की वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा उसके गुप्त ताप या उसमें संग्रह की ऊर्जा का निर्धारण करती है, जो वायुमंडल में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझिए आपको जल वाष्प कितना इम्पोर्टेंट है। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वह अधिक मात्रा में वर्षण करने में सक्षम है, अथवा कम है तो कम मात्रा में वर्षण कर सकती है। समझ गए बात को आप। फिर कहता है वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा फसलों पर अनुकूल प्रभाव डालती है। इसके विपरीत गर्म और शुष्क वायु फसलों को क्षति पहुँचाती है, जैसा कि उत्तरी पश्चिमी भारत की रबी की फसल को देखते हैं। और शुष्क वायु हमारे शरीर की त्वचा को शुष्क व कड़ा बना देती है। कहते नहीं है कि हवा बहुत रूखी चल रही है, लू चल रही है, शरीर वैसा हो गया है आपका। और बरसात के मौसम में हवा बहुत अच्छी चलती है तो कहते हैं नमी सी है। तो आप समझ सकते हैं इस लाइन को। कहते हैं वायुमंडल में जल वाष्प विकिरण को सोखती है। समझिए आप बात को। वाष्पीकरण की दर को नियंत्रित करती है, गुप्त ताप को छोड़कर मौसम में परिवर्तन लाती है, वर्षण की क्षमता का निर्धारण करती है, फसलों को हमारे शरीर की त्वचा को प्रभावित करती है। तथा जल वाष्प का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आर्द्रता किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सूर्य की ऊष्मा जल को जल वाष्प में बदलती रहती है। किसी स्थान पर किसी समय वायुमंडल में गैस के रूप में विद्यमान इस अदृश्य जल वाष्प को वायु की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता तो दिखाई नहीं पड़ती है, अदृश्य होती है। समझ में आ गया आपको? आर्द्रता क्या है? तात्पर्य जल की उसी नमी से है जो किसी वायु में जल वाष्प की मात्रा के रूप में विद्यमान होती है। अर्थात वायु में विद्यमान आर्द्रता को निम्न दो प्रकार से व्यक्त किया गया है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? किसी इकाई आयतन की वायु में किसी समय विशेष में विद्यमान जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। एक किसी इकाई आयतन की वायु में किसी समय विशेष में विद्यमान
किसी समय विशेष में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। ओके, फिर कहता है, क्या कहता है, किसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता पूर्णतः उसके तापमान पर निर्भर करती है। तापमान के बढ़ने के साथ वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके, आगे आप पढ़ लीजिएगा। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? सापेक्ष आर्द्रता वायुमंडल नमी की सबसे महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय माप है। सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित आयतन की वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा उसी वायु के किसी दिए गए तापमान पर अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। और आपने निरपेक्ष आर्द्रता क्या देखा? किसी समय विशेष में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा। और सापेक्ष में निश्चित आयतन वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा उसी वायु के किसी दिए गए तापमान पर अधिकतम आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तो हम वो कहते हैं। ये फिगर आपके सामने है, इतना कोई खास नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में इस प्रकार के बस छोटी छोटी पॉइंट्स पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है किसी इकाई आयतन की वायु में किसी समय विशेष में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा या भार को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और किसी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता तथा उस तापमान पर उसकी अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता के अनुपात को असापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता बटे अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता इंटू 100। वह तापमान जिस पर एक दी गई वायु पूर्णतः संतृप्त हो जाती है उसे औष्णांक या संतृप्त बिंदु कहते हैं। वह तापमान जिस पर एक दी गई वायु पूर्णतः संतृप्त हो जाती है उसे औष्णांक या संतृप्त बिंदु कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इतनी बात समझ में आई हो तो देखते रहिए और आगे का वो चालू रखिए। स्क्रीन पे बने रहिए। वाष्पीकरण क्या कहते हैं? वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण कहलाता है। क्या? जल है वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया औष्णांक अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापमान, स्थान व समय में होती है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है। क्या है? जल की उपलब्धता। स्थल भागों की अपेक्षा जल भागों से वाष्पीकरण अधिक होता है। समझिए, यही कारण है कि वाष्पीकरण महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर अधिक होता है। समझे? ये नहीं कह सकते कि वाष्पीकरण यहाँ होता है। वाष्पीकरण तापमान, गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक नमी धारण कर सकती है। गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक नमी धारण करती है। तो जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है तो वो अपने अंदर कम तापमान की तुलना में अधिक नमी धारण करने की स्थिति में होती है। इसी कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण अधिक होता है और गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। वायु की नमी क्या है? किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक है तो वह कम मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। इसके विपरीत यदि सापेक्ष आर्द्रता कम है तो अधिक मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। पवन क्या है? हवा भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। यदि वायु शांत है तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होती है, होकर संतृप्त हो जाएगी। वायु के संतृप्त होने पर वाष्पीकरण रुक जाएगा। समझिए? बादलों का आवरण, मेघ का छद्म और सौर विकिरण में अवरोध डालता है और किसी स्थान की वायु के तापमान को प्रभावित करता है। आगे देखिए, 1 ग्राम जल को जल वाष्प में बदलने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
समझिए, 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम जल के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे कैलोरी कहते हैं। तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलती है तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। तो इसी क्रिया में ऊष्मा जो खर्च होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब ठोस बर्फ अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो इस क्रिया में ऊष्मा जो खर्च होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस प्रकार की छिपी हुई ऊष्मा होती है, इसका प्रभाव तापमान पर दिखाई नहीं देता है। वाष्प उत्सर्जन क्या है? वाष्प उत्सर्जन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें वनस्पतियों के पत्तों और उनके तनों द्वारा जल वाष्प के रूप में प्रदर्शित होता है। किसी क्षेत्र से वाष्पीकरण तथा वाष्प उत्सर्जन द्वारा संयुक्त रूप से हुए जल के ह्रास को वानस्पतिक वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। जल से जल वाष्प से बदलने की क्रिया वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण की दर जल की उपलब्धता, तापमान, वायु की शुष्कता, पवन तथा मेघ आच्छादन द्वारा निर्धारित होती है। तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। जब जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है या जब ठोस से द्रव में बदलता है तो इस क्रिया में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त हो गई। संघनन क्या है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प से जल या वायुमंडलीय जलवाष्प से जल या बर्फ के कणों में बदलती है। संघनन यह वाष्पीकरण की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। जब किसी समतल वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिरता है तो वह वायु अपने अंदर उतनी आर्द्रता धारण नहीं कर सकती जितनी वह पहले धारण किए हुए थी। अतः आर्द्रता की अतिरिक्त मात्रा तापमान जिस पर संघनन होता है के अनुसार जल की सूक्ष्म बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाती है। समझे बात को? वाष्पीकरण की ठीक विपरीत क्रिया। वाष्पीकरण क्या था? जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को। अगर ठीक विपरीत क्या हो जाएगा? जलवाष्प से जल में बदलने की क्रिया को। संघनन की प्रक्रिया क्या है? यदि वायु का तापमान 2 स्थितियों में कम होता है। एक तब जब स्वतंत्र रूप से बहती वायु किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में अधिक ठंडी। दूसरी स्थिति में जब वायु ऊंचाई की ओर उठती है। संघनन धुआं, नमक, धूल कणों के चारों ओर होता है क्योंकि ये कण जलवाष्प को अपने चारों ओर संघनित करने के लिए आकर्षित करते हैं। इन कणों को आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए। संघनन जल वाष्प के छोटे छोटे जल कणों और हिमकणों में बदलने की क्रिया है। समझे? जल वाष्प के छोटे छोटे कणों। संघनन तब होता है जब किसी वायु का तापमान उष्मांक से कम होता है या नीचे गिरता है तथा यह वायु की सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। संघनन के रूप देखिए। संघनन 2 परिस्थितियों में होता है। प्रथम, जब उष्मांक हिमांक बिंदु या 0 से कम होता है। दूसरी स्थिति जब हिमांक बिंदु से अधिक होता है। इस प्रकार संघनन के रूपों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला, उष्मांक के हिमांक बिंदु से नीचे तापमान होने पर बनते हैं पाला, हिम तथा कुछ प्रकार के बादल। ओस, धुंध, कोहरा, कुहासा, इस प्रकार के कुछ बादल उष्मांक के हिमांक बिंदु से ऊंचे तापमान पर बनने वाले रूप हैं। यही क्वेश्चन आएगा। उष्मांक के हिमांक बिंदु से नीचे तापमान पर बनते हैं पाला, हिम और कुछ प्रकार के बादल। लेकिन ओस, धुंध, कोहरा, कुहासा तथा कुछ प्रकार के बादल उष्मांक के हिमांक बिंदु से उच्च तापमान पर बनते हैं। समझे? ओस क्या है? जब वायुमंडलीय नमी संघनित होकर जल बिंदुओं के रूप में ठोस पदार्थों के ठंडे धरातल जैसे घास, पेड़ पौधों की पत्तियों तथा पत्थरों पर जमा हो जाती है। जब वायुमंडलीय नमी संघनित होकर जल बिंदुओं के रूप में, तो उसे हम ओस कहते हैं।
ठीक। ओस के रूप में संघनन तब होता है जब आकाश साफ हो, हवा ना चल रही हो, रातें ठंडी रातों में वायु की सापेक्षता अधिक हो। पाला क्या है? ऊपर बताए गई परिस्थिति में जब ओसांक हिमांक बिंदु के नीचे होता है तो अतिरिक्त नमी बर्फ के अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, इसे पाला कहते हैं। वायु की नमी प्रत्यक्ष रूप में बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, समझे। संघनन का यह रूप खेतों में खड़ी फसलों के लिए हानिकारक है, सड़क यातायात के लिए हानिकारक। धुंध और कोयला क्या है? जब संघनन पृथ्वी तल के निकट की वायु में छोटे छोटे जल बिंदुओं के रूप में होती है, छोटे जल बिंदुओं के रूप में होती है तथा ये जल बिंदु वायु में तैरते रहते हैं, इसे धुंध कहते हैं। धूम कोयला क्या है? धूम कोयला एक विशेष प्रकार का कोयला है जो धुआं, धूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अन्य धुओं द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है। धूम कोयला बड़े बड़े नगरों औद्योगिक केंद्रों में पाया जाता है। बादल क्या है? वायुमंडल में तैरते हुए हम जल बिंदुओं, बर्फ के कणों तथा विभिन्न आकार के धूल कणों के साथ साथ दोनों के मिश्रित झुंड को बादल कहते हैं। एक बादल में 0.01 से लेकर 0.02 mm के लाखों कण होते हैं। 10 लाख कणों के बादल में इसके मात्र 10वें भाग के बराबर जल या बर्फ के कण होते हैं, समझिए। निम्न वेग क्या होते हैं? ये बादल धरातल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक बनते हैं। स्तरीय मेघ इस प्रवाह का प्राथमिक मेघ है जो निम्न परंतु धरातल से ऊपर कोयले के समान परतों की आकृति वाला होता है। स्तरीय कपासी मेघ निम्न भूरी परतों वाला गोलाकार होता है। यह पंक्तियों, झुंड या लहरदार के रूप में व्यवस्थित होता है। वे बादल जो उर्ध्व रूप में विकसित होते हैं इनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। समझिए आप, कपासी और कपासी वर्षा मेघ सघन, गुंबदाकार एवं सपाट आधार वाले होते हैं। ये बढ़कर कपासी वर्षा वाले मेघ बन जाते हैं। वर्षा स्तरीय निम्बोस्ट्रेटस मेघ की तरह दिखता है। निम्बस शब्द का अर्थ उस मेघ से होता है जिससे तेज वर्षा होती है। यह लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। समझो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। मध्यम में देखिए, ये बादल 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई के मध्य बनते हैं। इस वर्ग में उच्च कपासी मेघ अल्टो कुमुलस एवं उच्च स्तरीय मेघ अल्टो स्ट्राटस शामिल है। उच्च मेघ क्या? इन बादलों का निर्माण 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है। इनमें पछाबी स्त्री एवं पछाबी मेघ, पछाबी कपासी मेघ शामिल होते हैं। वीडियो में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ परेशान मत होइएगा, रात में बहुत भौंकते रहते हैं। यहाँ देखिए, उच्च स्त्री मेघ फिगर में दिखाए गए, ये कपासी मेघ है। ये उच्च कपासी मेघ देख रहे हैं आप फिगर में। बादलों का ऊर्ध्वाधर रूप ये स्त्री कपासी है, ये वर्षा स्त्री है। देखा आपने? ओस, पाला, धुंध कोयला तथा बादल संघनन के रूप में क्या दिखेगा? पाला कुछ प्रकार के बादल तब बनते हैं जब संघनन हिमांक से नीचे तापमान का होता है। अब बादलों की उनकी आकृति तथा ऊंचाई के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। वर्षण क्या है? जब जल तरल बिंदुओं, जल या ठोस हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे वर्षण कहते हैं। जल बिंदुओं या हिमकणों के धरातल पर गिरे उसे वर्षण कहते हैं, वर्षा कहते हैं। वायु में संघनन की सतत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जल बिंदुओं या हिमकणों का भार अधिक व आकार बड़ा हो जाता है।
तभी वायु में तैरते हुए रुक नहीं पाते, तब पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगते हैं। वर्षण के प्रकार देखिए, फुहार तथा वर्षा। जब समान आकार की अत्यंत छोटी बूंदें जिनका व्यास 0.5 मिलीमीटर से कम होता है धरातल पर गिरती हैं, उसे फुहार कहते हैं। आगे देखिए, हिमपात क्या होता है। जब संघनन हिमांक -0 से नीचे तापमान पर होता है तो वायुमंडलीय आर्द्रता हिमकणों में बदल जाती है। ये छोटे छोटे हिमकण मिलकर हिमलव बनाते हैं, जो बड़े और भारी होकर धरातल पर गिरने लगते हैं। वर्षण के इस रूप को हम क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। संहिम वर्षा क्या होता है। संहिम वर्षा जमी हुई वर्षा होती है, यह तब होती है जब वायु की ठंडी परत से गुजरती हुई पानी की बूंदें जमकर ठोस होकर धरातल पर गिरती है। समानतः यह पानी की बूंदों तथा छोटे छोटे ठोस बर्फ के गोलियों का मिश्रित रूप है। ओलापात क्या है। जब बर्फ का टुकड़ा या छोटा गोला हेलस्टोन जिसका व्यास 5 से 50 mm तक होता है, समझिए, अलग अलग या सम्मिलित होकर विभिन्न आकारों के पिंड के रूप में धरातल पर गिरता है, उसे ओलापात कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता का संघनित होकर धरातल पर गिरने को वायुमंडलीय आर्द्रता का संघनित होकर वाष्पीकरण की दृष्टि विपरीत प्रक्रिया है। ये होकर धरातल पर गिरने की क्रिया को वर्षण कहते हैं। पानी की छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होने वाले वर्षण को फुहार तथा वर्षा कहते हैं। जब वर्षण बर्फ के बड़े बड़े गोलाकार टुकड़ों में होता है तो उसे ओलापात कहते हैं। वर्षा के प्रकार। जब आर्द्रता से युक्त वायु राशि आकाश में अधिक ऊंचाइयों की ओर चढ़ती है तो ठंडी होकर उसका तापमान नीचे गिरता है। ऐसा होने पर वायु का तापमान उष्मांक के नीचे गिर जाता है और संघनन और वर्षण होता है। संवहनी वर्षा क्या होती है, देखिए। उष्णकटिबंध में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने से ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं पैदा होती हैं। उष्णकटिबंधी में ये वायु धाराएं गर्म आर्द्र वायु को वायुमंडल के उच्च स्तरों को तक उठा देती हैं। जब इस प्रकार की आर्द्र वायु का तापमान उष्मांक से नीचे लगातार गिरता है तो बादल बनते हैं। समझा बात को, क्या बनते हैं दोस्तों, तब बादल बनते हैं। ये बादल बिजली की चमक गरज के साथ वर्षा करते हैं। इस प्रकार की वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा विषुवतीय प्रदेशों में प्रायः प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। विषुवतीय प्रदेशों में दोपहर के बाद होती है। उष्णकटिबंधीय में अधिक होती है। कटिबंध में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने से ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं पैदा हो जाती हैं। ये देखिए, पृथ्वी का तप्त धरातल, ये हवा ऊपर उठी, बादल बने, नीचे आई शीतलन और संघनन। देखिए ऊपर उठती फैलती शीतल वायु, देखिए फैली, ये ऊपर उठती उस वायु का स्थान लेते हुए शीतलन और संघनन। पर्वतकृत वर्षा क्या। जब गर्म आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत श्रेणी अवरुद्ध उपस्थित करती है तो उन्हें बाध्य होकर ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठती हुई ये आर्द्र पवनें ठंडी होने लगती हैं। जब उनका तापमान उष्मांक से नीचे गिरता है तो बादल बनते हैं। इन बादलों से पवन अभिमुख ढालों के विस्तृत भागों में वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। जबकि ये पवनें पर्वतीय श्रेणी को पाकर दूसरी पवनमुखी ढालों पर उतरती हैं तो गर्म हो जाती हैं और बहुत कम वर्षा करती हैं। यह देखो तो यहाँ से अगर जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ जाएंगे तो कम ही वर्षा होगी ना, कि ऊपर उठती शीतल वायु तो समुद्र से यहाँ गया, दक्षिण पश्चिम मानसून अम्युक्त तो यहाँ गया, भारी वर्षा यहाँ हुई, अवरुद्ध यहाँ हो, बादलों का निर्माण, और फिर यहाँ कटी तो यहाँ से नीचे आ गए।
चक्रवाती वर्षा क्या होती है? अभिसरण वर्षा की उत्पत्ति तब होती है जब वायु तंग अभिसरित होकर ऊपर उठती है। समझे बात को आप? एक कटिबंध क्षेत्रों में जब विपरीत विशेषताओं वाली वायु राशियां मिलती हैं तो उनमें लगभग ऊर्ध्वाधर उत्थान होता है, जिससे संवहन की क्रिया होती है। यह संवहन की क्रिया बार बार वृत्तागों के सहारे होती है। यहाँ संबंधित वायु राशियों का तापमान काफ़ी मिला होता है। वृत्ताग के सहारे भाप के मिलने से प्रायः संघनन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। फिगर में देखिए जरा, एवं वृत्ताग से संबंधित देखिए, वर्षा स्त्री मेघ वृत्ताग वर्षा, स्त्री कपासी मेघ ध्रुवी पुरुषोत्तर कोहरा 900 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। और ये शीत वृत्ताग से क्या है, शीत वायु यहाँ से गई, यहाँ से कपासी वर्षा बनी, वृत्ताग उत्तर से आई, गर्म वायु यहाँ से आई और वर्षा स्त्री ये आई। वर्षण का वितरण, वर्षण का प्रादेशिक वितरण संसार में असमान है। सही बात है। संसार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 97.5 सेंटीमीटर होती है औसत, लेकिन स्थलीय भाग महासागर की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। स्थलीय भागों में वार्षिक वर्षा में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार की वर्षा होती है। भारी वर्षण प्रदेश के जिन प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षण होता है उन्हें इस वर्ग में समझ के 200 सेंटीमीटर से अधिक विश्वती हैं, उष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र हैं, शीतोष्ण कटिबंध के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं। मध्यम 100 से 200, सबसे अधिक 200 से अधिक, मध्यम 100 से 200। ये अति वर्षण प्रदेशों के साथ लगे हुए प्रदेश हैं। उपोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय प्रदेश और गर्म शीतोष्ण कटिबंध के तटीय प्रदेश। कम वर्षण क्या है, 50 से 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, उस कटिबंधों के आंतरिक भागों, शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी आंतरिक भाग। अति अल्प वर्षण क्या है, 50 सेंटीमीटर से जो कम हो गए, तो 50 से 100, 100 से 200 और 200 से अधिक। 50 से 100 एक और एक 50 से कम, 50 से कम वो अति अल्प वर्षण हो गया। एक कम वर्षण, अति अल्प वर्षण, कम वर्षण, मध्यम वर्षण और भारी वर्षण। पर्वत श्रेणियों के पवन विमुखी ढालों पर महाद्वीपों के आंतरिक भागों, आयन वृत्तों पर स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों और उच्च अक्षांशों में वार्षिक वर्षण 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में सबसे अधिक वर्षण होता है, जो ध्रुवों की ओर क्रमशः कम हो जाता है। समुद्र तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षण होता है, तब महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर क्रमशः कम होता जाता है। विषुवतीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी तटीय प्रदेशों में अधिक वर्षा होती है। उच्च भूमियों के पवन अभिमुख ढालों पर भारी वर्षण होता है, जबकि पवन विमुख ढालों पर कम होता है। गर्म धाराओं के समीपवर्ती तटीय भागों की तुलना में ठंडी धाराओं के समीपवर्ती तटीय भाग अधिक शुष्क होते हैं। आयन वृत्तों पर स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में वर्षण बहुत कम होता है। सन्मार्गी पवनों का इन क्षेत्रों में पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाना तथा ध्रुवीय प्रदेशों पवनों का ठंडा शुष्क होना इसके प्रमुख कारण हैं। ये ऋतुगत अंतर क्या है, विषुवतीय प्रदेशों तथा शीतोष्ण भूमियों के पश्चिमी भागों में वर्षण वर्षभर होता है, और विषुवतीय क्षेत्रों में जहाँ संवहनी वर्षा होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में पछुआ पवनों द्वारा चक्रवाती और पर्वतगत वर्षा होती है। संसार के लगभग 2% भागों में वर्षण केवल शीतकाल में होता है, केवल 2% में संसार के भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा भारत का पूर्व मंडल तक स्थित है। वायुदाब प्रतिबंध तथा भूमंडलीय पवनों की ऋतु के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकने से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र तथा सन्मार्गी पवनों की उपस्थिति के कारण गर्मियों में वर्षा नहीं होती, कि सन्मार्गी पवनें महाद्वीपों के इन पश्चिमी भागों में पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती
संसार के शेष भागों में वर्षण केवल गर्मियों में होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संसार के अधिकांश भागों में वर्षण में ऋतुवत अंतर स्पष्ट रूप से अनुभव किए जाते हैं। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? नमी की आपूर्ति। किसी देश में वर्षा की मात्रा को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक वायुमंडल को मिलने वाली नमी है। समझ आए आपको? पवनों की दिशा। सन्मार्गियों पछुआ पवनों की पेटियों में पवन दिशा महत्वपूर्ण है। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें वर्षा करती हैं। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली, याद रखिएगा, और स्थल से चलने वाली पवनें शुष्क होती हैं। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों को चलने वाली पवनें गर्म हो जाती हैं, तब बहुत कम वर्षा करती है। जबकि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को चलने वाली पवनें ठंडी हो जाती हैं और वर्षा करती हैं। महासागर धाराएं। गर्म धाराओं के ऊपर की वायु गर्म और आर्द्र होती है, अतः यह वर्षा करती है। महासागर धाराएं। समझे? पवनों की उपस्थिति। आर्द्र पवनों के मार्ग में पर्वतों के आने से पवन अभिमुखी ढालों पर अधिक वर्षा और पवन विमुखी ढालों पर कम वर्षा होती है। वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियों का पवन पेटियों के साथ सीधा संबंध है। निम्न वायुदाब क्षेत्र वर्षा को आकर्षित करते हैं, उच्च वायुदाब क्षेत्र वर्षा विहीन होते हैं। संसार के विभिन्न भागों में वर्षण के प्रादेशिक वितरण में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। और वर्षा के वितरण प्रभावित करने वाले कारक क्या है? नमी की आपूर्ति, पवनों की दिशा, महासागर धाराएं, पर्वतों की उपस्थिति और वायुदाब पेटियां। आज का इस आर्द्रता और वर्षण वाले चैप्टर में आप सभी का इतनी देर पढ़ने के लिए NIOS का सिलेबस बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दुआ पड़िएगा और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।